हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करवाने वाली हूँ डिविडेंड पॉलिसी एंड डिसीजंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लाभांश नीति तथा निर्णय। ठीक है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बता देती हूँ आपको कि हम इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा इसमें टॉपिक होगा मीनिंग एंड फॉर्म्स या फिर टाइप्स ऑफ डिविडेंड। सेकंड टॉपिक होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड थर्ड टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी एंड फोर्थ लास्ट टॉपिक जो हमारा होगा इसमें थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, जिसमें हम वोल्टर मॉडल पढ़ेंगे, जॉर्डन मॉडल पढ़ेंगे और एमएम मॉडल एंड ट्रेडिशनल मॉडल को हम इसमें कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले मीनिंग ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट्स का वो भाग जिसको हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी है हमारे पास, ठीक है, उस कंपनी के प्रॉफिट्स हैं 1,00,000 रुपए के। ठीक है, तो अब कंपनी को ये डिसाइड करना है कि वो उन 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट्स को अपने पास रखेगी या फिर वो उनको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, और अगर डिस्ट्रीब्यूट करती है तो किस रेशो में वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो अगर कंपनी अपने पास 1,00,000 रुपए के पूरे प्रॉफिट रखती है तो उसको हम बोलेंगे रिटेन करना। मतलब कि कंपनी ने 1,00,000 रुपए के प्रॉफिट्स रिटेन कर लिए तो कंपनी के लिए वो उसकी रिटेन्ड अर्निंग होगी। ठीक है ना, कि कंपनी ने पूरे के पूरे प्रॉफिट्स जो है अपने पास ही रख लिए। सेकंड है डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स, कि अगर कंपनी जो है जो डिविडेंड है उसको शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उसे हम बोलते हैं डिविडेंड, कि कंपनी ने जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। ठीक है, और इसी को हम पे आउट भी बोलते हैं। मतलब कि पे आउट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि जो पार्ट कंपनी शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट्स का अपने। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ आ गया होगा कि डिविडेंड होता क्या है एक्चुअली में। ठीक है, तो अब उसके बाद एक क्वेश्चन होता है इसमें कि कंपनी कैसे डिसाइड करेगी कि उसे कितना हिस्सा जो है प्रॉफिट्स का अपने पास रखना है और कितना हिस्सा उसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में देना है। ठीक है, तो वो कैसे डिसाइड करेगी? ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, कि इन फ्यूचर में कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या क्या अवसर उसको मिलेंगे। ठीक है ना, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कंपनी का डिसीजन कि वो कितना प्रॉफिट अपने पास रखेगी और कितना जो है डिविडेंड की फॉर्म में वो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ये है सिंपल डिविडेंड के बारे में। उसके बाद आगे है इसमें टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, कि डिविडेंड के हमारे पास कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है? कैश डिविडेंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? नकद लाभांश। ठीक है, तो अब ये क्या है? ये डिविडेंड का सबसे पुराना लेकिन सबसे फेमस वे है। ठीक है ना, और जो कंपनीज मतलब कि जिन कंपनीज की लिक्विड पोजीशन सबसे मतलब कि बेहतर होती है। ठीक है, लिक्विड पोजीशन मतलब कि लिक्विडिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि अपनी एसेट्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करना। ठीक है ना, तो कितने टाइम तक मतलब कि कंपनी कैश में कन्वर्ट कर सकती है, तो वो उसकी लिक्विडिटी पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जिन कंपनीज की लिक्विडिटी पोजीशन सही होगी वो ही जो है कैश डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी नज़र में भी ये ज़्यादातर जो है अच्छा माना जाता है कैश डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कैश डिविडेंड। नेक्स्ट है स्क्रिप या फिर बॉन्ड डिविडेंड। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? कंपनी क्या करती है, कभी कभी जो कंपनी है वो कैश डिविडेंड नहीं देना चाहती, वो क्या करती है? कैश डिविडेंड देने की बजाय बॉन्ड्स और डिबेंचर्स की फॉर्म में भी वो डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक है, तो बॉन्ड्स जो है वो लॉन्ग टर्म में हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो प्रॉफिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन उसी टाइम पे ना करके इन फ्यूचर में करेगी किसी फिक्स डेट पर। ठीक है, तो इस प्रकार का डिविडेंड उसी टाइम पे दिया जाता है जब कंपनी जो है
इंटरेस्ट रिलेटेड बढ़ी हुई जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको उठाने में जो है एफिशिएंट होंगी। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि जो ये डिविडेंड है, बॉन्ड डिविडेंड है, इसको कंपनी तभी देना ज़्यादा प्रेफर करेगी अगर वो इंटरेस्ट रिलेटेड उसके जितने भी बढ़ी हुई लाइबिलिटीज़ हैं उनको उठाने में वो एफिशिएंट होगी। ठीक है, कभी कभी जो डिविडेंड के लिए जो है प्रतिज्ञा पत्र दे दिए जाते हैं, इन्हीं प्रतिज्ञा पत्र को हम क्या बोलते हैं, स्क्रिप डिविडेंड हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्क्रिप और बॉन्ड डिविडेंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी डिविडेंड, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संपत्ति लाभांश। ठीक है, तो कई बार कंपनियां क्या करती हैं, वो कैश डिविडेंड भी नहीं देती, बॉन्ड डिविडेंड भी नहीं देती, वो प्रॉपर्टी डिविडेंड जो है देना चाहती हैं अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, लेकिन शेयर होल्डर्स के लिए जो है ये बहुत ही मतलब कि असुविधाजनक हो सकता है, मतलब कि उनको इसमें ज़्यादा कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी जो है एसेट्स की फॉर्म में जो है डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें स्टॉक डिविडेंड और बोनस शेयर्स। ठीक है, तो कंपनियां क्या करती हैं, कई बार जो डिविडेंड है वो बोनस शेयर की फॉर्म में जो है देती है अपने शेयर होल्डर्स को। ठीक है, इसमें ध्यान से सुनना, जो बोनस शेयर्स हैं वो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले हैं, उन्हीं को ही वो इशू किए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा कंपनी कब करती है, जब उसकी कैश पोजीशन सही नहीं होती, उस टाइम पे वो क्या करती है, अपने सदस्यों को, अपने मेंबर्स को खुश करने के लिए उन्हें जो है बोनस शेयर इशू करती है। ठीक है, और जो बोनस शेयर्स हैं ये प्रॉफिट्स और फंड्स का कैपिटलाइजेशन करके जो है दिए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनका जो सारा यूज़ है वो उन्हीं के बिजनेस में ही हो जाता है और शेयर होल्डर्स को भी जो है इसमें डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, तो ये है फोर्थ टाइप। इसमें आगे है इसमें नेक्स्ट है इसमें इंटरिम डिविडेंड, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं अंतरिम लाभांश। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, ऐसा डिविडेंड जो है कंपनी जो साल के एंड में ही जो है उसको घोषित करती है। ठीक है, कंपनी जो है जो डिविडेंड होता है उसको फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही वो बताते हैं, घोषित करते हैं। ठीक है, इसी को हम रेगुलर डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी जो कंपनीज के डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, साल के ख़त्म होने से पहले ही वो डिविडेंड को जो है घोषित कर देते हैं। ठीक है, ऐसा वो क्यों करते हैं, वो ऐसा एक तो रीज़न ये है कि इन फ्यूचर में उनको जो है प्रॉफिट होने की जो है ज़्यादा संभावनाएं हैं, और सेकंड क्या है कि वो कैपिटल मार्केट के ऊपर उसको अफेक्ट करना चाहते हैं, उसकी जो भी सिचुएशन चल रही है उनका फ़ायदा वो उठाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो साल के पहले ही डिविडेंड को घोषित करेंगे, बताएंगे, ठीक है, देंगे शेयर होल्डर्स को, तो ये उनके लिए जो है प्रॉफिटेबल होगा काफ़ी हद तक। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट है इसमें संयुक्त लाभांश। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, जब कई बार कंपनियां क्या करती हैं, डिविडेंड को, कुछ डिविडेंड को वो कैश में देती हैं और कुछ डिविडेंड को वो एसेट की फॉर्म में देती हैं। तो जब वो ऐसा करती हैं तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, संयुक्त लाभांश इसको हम बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है इसमें ऑप्शनल डिविडेंड, जिसको हम बोलते हैं वैकल्पिक लाभांश। ठीक है, तो जब कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को ये ऑप्शन देती हैं कि अगर वो चाहें तो अपना डिविडेंड वो कैश में ले सकते हैं या फिर वो एसेट की फॉर्म में ले सकते हैं, तो इसी को ही हम बोलते हैं वैकल्पिक लाभांश। ऑप्शन मतलब कि कंपनी ने ऑप्शन दिया है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड वो किस फॉर्म में चाहते हैं ये चूज़ करने का। ठीक है, तो यही है हमारे पास ऑप्शनल डिविडेंड। नेक्स्ट है इसमें एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है अतिरिक्त लाभांश। ठीक है, तो अब ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि कंपनीज जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो वो क्या करती हैं, अपने जो भी उनके शेयर होल्डर्स हैं जितना वो उनको रेगुलर डिविडेंड दे रही है वो तो देती ही है, लेकिन उससे एक्स्ट्रा अमाउंट भी वो उनको डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है। ठीक है, और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको भी ये पता होता है कि इस साल कंपनी को जो है प्रॉफिट ज़्यादा हुए हैं, इसी वजह से ही उनको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है दी गई है। ठीक है, और ये फिक्स नहीं है कि आगे आने वाले सालों में भी उन्हें ये अमाउंट दी जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक्स्ट्रा डिविडेंड। ठीक है, तो ये हो गए स्टूडेंट्स डिविडेंड के टाइप्स। ठीक है, नेक्स्ट इसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, वैधानिक प्रतिबंध, ये अफेक्ट करते हैं डिविडेंड पॉलिसी को। ठीक
ठीक है। सेकंड है इसमें ट्रेंड ऑफ अर्निंग्स, ठीक है, एंड टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है, कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं वो किस टाइप के हैं, ठीक है, और क्या उनकी इच्छाएं हैं, ठीक है, वो सब अफेक्ट करती है डिविडेंड को, डिविडेंड पॉलिसी को, ठीक है। और ट्रेंड का यहाँ पे मतलब क्या है, ट्रेंड ऑफ अर्निंग, कि मार्केट में जो है कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड जो है चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नेचर ऑफ इंडस्ट्री, ठीक है, कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं हम किस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एज ऑफ द कंपनी, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी कंपनी है उसको कितना टाइम हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि इन फ्यूचर में हमें कितने फाइनेंस की जो है ज़रूरत पड़ सकती है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ठीक है, ये अफेक्ट करेंगी। एंड नेक्स्ट है टैक्सेशन पॉलिसी। एंड उसके बाद है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के ऊपर मैंने अलग से कंप्लीट चैप्टर बनाया हुआ है अकाउंट्स नोट्स वाली प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से देख सकते हो इन्फ्लेशन का कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड एंड लिक्विड रिसोर्सेज, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो डिटरमाइन करने के लिए डिविडेंड पॉलिसी को ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक नेक्स्ट है इसमें टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसीज़, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप दिए हुए हैं डिविडेंड पॉलिसी के, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। तो अब रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी नाम से ही पता चल रहा है कि जब कंपनीज जो है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जो है रेगुलर देती हैं, ठीक है ना, रेगुलर उनको डिविडेंड पे करती हैं। अगर हर साल मतलब कि उनको पे करती है, एक साल पे किया, अगले साल भी पे किया, उससे अगले साल भी पे किया, उसी को हम बोलते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद सेकंड है इसमें स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। अब ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कंपनीज जो हैं जितना वो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं वो उसमें अमाउंट फिक्स कर देती हैं कि मिनिमम हम इतनी अमाउंट तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में देंगे ही देंगे, ठीक है। तो ये है हमारे पास स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। इसके अंदर स्टूडेंट्स कुछ और जो पॉलिसीज़ हैं वो इसमें आती हैं, फॉर एग्जांपल पर शेयर स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, एंड कांस्टेंट पे आउट रेशो। कांस्टेंट पे आउट रेशो का मतलब क्या है, यहाँ पे स्थिर भुगतान दर जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि कंपनी जो है एक साल मतलब कि कंपनी जो है एक साल नेट इनकम पर जो है फिक्स रेट से जो है डिविडेंड की पेमेंट इसमें करती है, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे स्टेबल रूपी डिविडेंड प्लस एक्स्ट्रा डिविडेंड, ठीक है, कि जितना डिविडेंड कंपनी दे रही है वो तो देगी ही, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी वो दे सकती है इन फ्यूचर में, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड इसमें पॉलिसी हमारे पास क्या आती है, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी, ठीक है, अनियमित लाभांश नीति। नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें रेगुलर पेमेंट नहीं की जाती डिविडेंड की, ठीक है। तो ऐसी पॉलिसी को कंपनी किस सिचुएशन में अपनाती है, ठीक है। तो इसकी कुछ सिचुएशन दी गई हैं कि जो अर्निंग है उसकी अनिश्चितता, मतलब कि जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहे हैं अगर वो फिक्स नहीं है कि किसी साल वो हो गए जितने हुए, मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख के प्रॉफिट हुए एक साल में, नेक्स्ट ईयर उसको हुए 50,000 के, उसके बाद उसको हुए 75,000 के, फिर उसको हुए 25,000 के, ठीक है। तो मतलब कि कोई भी फिक्स नहीं चल रही है अमाउंट, तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी को अपनाती है। सेकंड क्या है, असफल व्यावसायिक परिचालन, की अगर जो बिजनेस है कंपनी है वो सही से नहीं चल रही है, ठीक है, उस टाइम पे कंपनी इस पॉलिसी को अपनाती है। एंड उसके बाद क्या है, लिक्विडिटी, जो लिक्विड रिसोर्सेज हैं उनका अगर कंपनी के पास कमी है तो तब कंपनी जो है इस पॉलिसी को अपनाती है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद फोर्थ क्या है, नो डिविडेंड पॉलिसी। अब कंपनी इस पॉलिसी को कब अपनाएगी, जब कंपनी लॉस में जा रही हो या फिर उसको फ्यूचर ग्रोथ के लिए पैसा जो है अपने पास रोकना पड़ रहा हो, ठीक है। उस टाइम पे कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को कोई भी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पास टाइप्स हो गए हमारे डिविडेंड पॉलिसी के। उसके बाद जो लास्ट इसमें हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, ठीक है।
तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, रिलीवेंट अप्रोच एंड इररिलेवेंट अप्रोच। ठीक है, तो रिलीवेंट अप्रोच में हम मॉडल्स पढ़ेंगे, इसमें वोल्टर मॉडल एंड जॉर्डन मॉडल। उसके बाद इररिलेवेंट अप्रोच में हम पढ़ेंगे MM मॉडल एंड ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, तो ये है इसका डायग्राम, आप इस डायग्राम को जो है नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आगे देख लेते हैं इसमें कि रिलीवेंट अप्रोच हमारे पास। तो सबसे पहले रिलीवेंट अप्रोच क्या बोलती है, रिलीवेंट अप्रोच हमें बोलती है कि अगर हम डिविडेंड देते हैं तो उससे शेयर्स के प्राइजेस पर अफेक्ट पड़ता है और फर्म की वैल्यू पर भी अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, रिलीवेंट अप्रोच हमें क्या बोलती है कि अगर हम डिविडेंड देंगे तो इससे कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस पर और फर्म की वैल्यू पर जो है अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये है रिलीवेंट अप्रोच। उसके बाद इररिलेवेंट अप्रोच क्या बोलती है, ये बोलती है हमें कि अगर कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को अपने, तो उससे कंपनीज के शेयर्स के प्राइजेस पर और फर्म की वैल्यू पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है इसमें। रिलीवेंट अप्रोच हमें बोलती है कि अगर कंपनी डिविडेंड देगी शेयर होल्डर्स को तो कंपनी के शेयर्स के प्राइजेस पर और फर्म की वैल्यूज़ पर अफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इररिलेवेंट अप्रोच हमें बोलती है कि अफेक्ट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम रिलेवेंट अप्रोच में हम मॉडल जो कवर करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो पहला है इसमें वोल्टर मॉडल। प्रोफेसर जेम्स ई वोल्टर ने डिविडेंड पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए इस मॉडल को जो है डेवलप किया। ठीक है, किसी कंपनी के जो मैनेजर्स होते हैं वो डिविडेंड पॉलिसी का निर्धारण इस प्रकार से कर सकते हैं कि जिससे कंपनी के अंशधारियों द्वारा अंशों में किए गए पूंजी विनियोग के मूल्य में अभिवृद्धि हो सके। ठीक है, उसके बाद वोल्टर मॉडल की हमें कुछ अजम्पशंस दी हुई हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो अजम्पशंस की अगर मैं बात करूं तो इसमें फर्स्ट अजम्पशन क्या है वोल्टर मॉडल की, कि कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को, ठीक है, कंपनी अपनी फाइनेंशियल नीड्स को अपनी रिटेन्ड अर्निंग से पूरा कर रही है। वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ नहीं कर रही है, जो उसके पास पहले से ही रिटेन्ड अर्निंग है उसी का यूज़ कर रही है। ठीक है, इसमें कंपनी ने क्या किया, जितने उसको प्रॉफिट हुए उसने सारे के सारे प्रॉफिट्स अपने पास रख लिए अपनी फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, और वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर रही है। ठीक है, रिटेन अर्निंग मैंने आपको बता दिया है पहले ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड अजम्पशन क्या है कि रेट ऑफ रिटर्न मतलब कि R एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब कि K, वो क्या है रिमेन कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, सेकंड अजम्पशन। थर्ड अजम्पशन क्या है इसकी, कि कंपनी के जितने भी प्रॉफिट्स हैं कंपनी के पास इसके लिए दो ऑप्शन है कि या तो वो कंपनी सारे के सारे प्रॉफिट्स को खुद ही रिटेन कर ले, अपने पास रख ले, या फिर शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। ठीक है, एंड फोर्थ अजम्पशन क्या है कि जो फर्म है उसकी लाइफ जो है लॉन्ग होती है। ठीक है, लंबी होती है। ठीक है, तो इस पॉइंट के थ्रू वोल्टर ने क्या किया है, इस थ्योरी को उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट पार्ट है कि अगर R K से ज़्यादा होगा तो जो फर्म है हमारी वो क्या होगा, ग्रोथ मानी जाएगी कि हमारी फर्म जो है वो ग्रोथ फर्म है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है कि अगर R हमारा K से कम है मतलब कि रेट ऑफ रिटर्न हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है, उस टाइम पे माना जाएगा कि हमारी डिक्लाइन फर्म है। ठीक है, एंड थर्ड क्या है कि अगर रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों इक्वल है तो क्या माना जाएगा कि नॉर्मल फर्म है हमारी। ठीक है, बाद वोल्टर मॉडल की हमें कुछ यहाँ पे क्रिटिसिज्म दी हुई है, आलोचनाएं दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है कि कंपनी जो है वित्त पोषण के लिए, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ नहीं करती लेकिन रियलिटी में करती है। जैसे अजम्पशन में क्या बोला कि जो कंपनी है वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ नहीं करती लेकिन एक्चुअली में वो करती है। ठीक है, उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होती लेकिन अजम्पशंस में बोला गया है कि हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट में अगर हमने वृद्धि की है, इन्वेस्टमेंट अगर हमने बढ़ाई है तो रेट ऑफ रिटर्न भी हमारा उसके साथ में ही बढ़ेगा, और अगर हमने कम की है अपनी इन्वेस्टमेंट तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न भी घटेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वोल्टर मॉडल। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें हमारे पास जॉर्डन मॉडल।
तो जॉर्डन मॉडल हमें क्या बोलता है, जॉर्डन मॉडल भी वोल्टर मॉडल की तरह हमें यही बोलता है कि अगर फर्म डिविडेंड देगी तो डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू और शेयर्स के प्राइजेस पर अफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि रिलीवेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो रिलीवेंट अप्रोच में यही बोला गया है। ठीक है, उसके बाद जॉर्डन मॉडल की हमारे पास कुछ अजम्पशंस दी हुई हैं, जिसमें फर्स्ट है ऑल इक्विटी फर्म्स, मतलब कि फर्म जो है कोई भी डेप्ट यूज़ नहीं कर रही है, वो इक्विटी से फंड्स ले रही है। ठीक है, सेकंड अजम्पशन क्या है कि नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग। ठीक है, थर्ड क्या है कांस्टेंट रिटर्न, और फोर्थ क्या है कांस्टेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड फिफ्थ अजम्पशन क्या है इसमें कि टैक्सेस इसमें कोई भी नहीं होते, एंड सिक्स्थ क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज ग्रेटर देन होती है किसके, ग्रोथ रेट के। सेवंथ पॉइंट क्या है कि कांस्टेंट रिटेंशन जो है रेशो इसमें होती है। ठीक है, जॉर्डन ने भी अपनी इस थ्योरी में मार्केट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जो वोल्टर मॉडल में मैंने आपको अभी इसमें करवाया था, हाँ जी, कि अगर हमारी रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा है तो ग्रोथ फर्म है, अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कम है तो डिक्लाइन फर्म है, और अगर रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्वल है तो नॉर्मल फर्म है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जॉर्डन मॉडल। सेकंड है इसमें एमएम मॉडल, इररिलेवेंट अप्रोच। मैंने आपको अभी बताया कि क्या होती है इररिलेवेंट अप्रोच, हमें क्या बोलती है कि अगर कंपनी या फिर फर्म अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगी तो उससे फर्म की वैल्यू और शेयर्स के प्राइजेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसी अप्रोच के अकॉर्डिंग हम एमएम मॉडल को इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो एमएम मॉडल यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एमएम का मतलब है मोदी, गिलानी एंड मिलर, ये 2 पर्सन थे जिन्होंने इस मॉडल को डेवलप किया। ठीक है, तो ये जो है इररिलेवेंट अप्रोच है या फिर इररिलेवेंट मॉडल है। ये मॉडल हमें क्या बोलता है कि डिविडेंड देने से फर्म की वैल्यू और शेयर्स के प्राइजेस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके बाद इसकी हमें कुछ अजम्पशंस दी हुई हैं। ये मॉडल तभी अप्लाई होगा जब परफेक्ट कैपिटल मार्केट होगी। ठीक है, फर्स्ट अजम्पशन क्या है इसकी कि ये मॉडल तभी अप्लाई कर सकते हैं हम जब हमारी जो मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, वो परफेक्ट होगी। ठीक है, सेकंड क्या है कोई भी टैक्सेस इसमें नहीं होते, ये मानता है। ठीक है, थर्ड क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है हमारी वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, और जो फोर्थ क्या है इसमें नो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, फिफ्थ क्या है फ्यूचर प्रॉफिट्स आर सर्टेन। ठीक है, और लेकिन जो ये फिफ्थ अजम्पशन है, इस अजम्पशन को बाद में जो है विड्रॉ कर दिया गया, वापस कर दिया गया था। ठीक है, फिफ्थ अजम्पशन है जो कि फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, इसको बाद में हटा दिया अजम्पशन को। ठीक है, सिक्स्थ क्या है इन्फॉर्मेशन अबाउट कंपनीज अवेलेबल। ठीक है, कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसमें ये माना जाता है। ठीक है, तो आलोचना की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट इसकी क्रिटिसिज्म क्या है, आलोचना क्या है कि कैपिटल मार्केट का कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता, एंड सेकंड कि कंपनी के बारे में सभी लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अजम्पशन में बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन होती है लेकिन एक्चुअली में इन्फॉर्मेशन नहीं होती, और अजम्पशन में एक और बात बोली गई है कि कोई भी टैक्सेस नहीं होते लेकिन एक्चुअली में टैक्सेस होते हैं। फोर्थ क्या है इसकी क्रिटिसिज्म, फर्म को सिक्योरिटीज़ को इशू करते टाइम फ्लोटेशन कॉस्ट वहन करनी पड़ती है। ठीक है, फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब कि निर्गमन, जिसको लागत हम बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ इसकी क्रिटिसिज्म क्या है कि इन्वेस्टर्स को कोई भी लेन देन करते टाइम पे ब्रोकर कॉस्ट और अदर फीस को भी जो है उनको पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एमएम मॉडल। उसके बाद है हमारा ट्रेडिशनल मॉडल। ठीक है, ये भी हमें क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं तब कंपनी प्रॉफिट्स को अपने पास रिटेन कर लेगी, बट अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर में नहीं है तो कंपनी उस प्रॉफिट्स को जो है शेयर होल्डर्स को दे देगी एज अ डिविडेंड की फॉर्म में। ठीक है, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे या नहीं होंगे, उसी के ऊपर ही डिविडेंड जो ये डिपेंड करेगा कि कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी या फिर नहीं देगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल मॉडल। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी।
और आपको जो है ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। ठीक है, एंड आप कमेंट करके बोल सकते हो आपको जिस भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहिए, क्योंकि अगर आप बताओगे मुझे तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी तक कम्युनिटी पोस्ट का यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला है अपने चैनल पर जिससे कि मैं आपसे बात कर सकूँ। ठीक है, तो अगर आप मुझे बोलोगे तभी मैं बना पाऊँगी वीडियो, अदरवाइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से ही मुझे डालना पड़ेगा कंटेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, किसी और चैप्टर के साथ। एंड तब तक थैंक यू सो मच।